नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मैं बहुत गदगद महसूस कर रहा हूं क्योंकि इनके गाने न सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं बल्कि इनके गाने मीनिंगफुल होते हैं। इनके गाने हम देव डी से सुनते हुए आ रहे हैं और आज एक फिल्म किल के अंदर इनके गाने ने सचमुच में किल कर दिया। ये भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और हमारे साथ सुधीर यदुवंशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? और आप सुधीर जी, सभी आपकी टीम वाले। बहुत अच्छे हैं सुधीर जी। और आपसे मिलना एक ऑनर है और मैं यही कहना चाहूंगा। बट ये सब चीजें तो हम बोलते रहेंगे, लेकिन अभी जो मेन उद्देश्य है आपका नया गाना, जो सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनकी स्टोरीज में जा रहा है, हिट हो रहा है, पिक्चर इतना अच्छा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? आ, ये मेरे लिए एक स्वप्न के पूर्ण होने जैसा है, क्योंकि सब मतलब जितने भी लोग हैं जो दुनिया में काम करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा ही क्यों ना हो, या कोई आर्ट से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी मतलब किसी भी फील्ड से हो, बेसिकली खिलाड़ी हो या बिजनेसमैन हो, सबका एक एक टारगेट होता है ना, जीवन में, कि भाई मुझे ये बनना है या ये हासिल करना है या इस मुकाम तक पहुंचना है। तो एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, मेरा भी एक था कि भाई मैं अभी बॉलीवुड में गाऊंगा, मैं भी अपनी आवाज को एक दिन थिएटर में सुनूंगा। वैसे तो बहुत सारे गाने मतलब कि आ चुके हैं, जैसे कि शंभू अक्षय सर के साथ आया हुआ है, और भी बहुत सारे गाने हैं जो वेब सीरीज में आए हुए हैं, और भी अलग अलग प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन कभी भी मैंने अपनी आवाज को इससे पहले थिएटर में नहीं सुना था। तो मेरे लिए बहुत खास मौका है। और पिक्चर भी अच्छा कर रही है, मैं खुद भी अभी देख के आया। और सबके मतलब के जो फीडबैक है, अपने दोस्त यार जो पुराने स्कूल कॉलेज के, वो भी यही बोल रहे हैं, भाई तू, तेरी मेहनत अब रंग लाना शुरू हो गई है, काम तो तूने बहुत किया, लेकिन आज जो मतलब कि हम लोग भी तेरी आवाज थिएटर में सुन के बहुत खुश हैं, और आगे चल के तू बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सिंगर बने बॉलीवुड का। खैर ये तो सबका प्यार है, वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो ये माहौल है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। सुधीर भाई, ये जानना चाहता हूँ आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इतने बढ़िया बढ़िया आपने गाने बनाए हैं, कंपोज किए हैं, गाए हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आती प्रेरणा आसपास के माहौल से ही आती है। और एक एक लौता बंदा नहीं होता किसी भी चीज पे काम करने के लिए, पूरी की पूरी टीम होती है। मतलब कि गाने वाला एक है, कंपोज करने वाला भी कोई ना कोई होगा, खुद भी कर लेते हैं, है ना। म्यूजिक बनाने वाला, प्रोग्रामिंग करने वाला, तो पूरी हमारी भी एक टीम होती है, कोई प्रोसेस होता है हर चीज का काम होने के लिए ना। तो जैसे कि ये किल मूवी की जो एल्बम है, वो दो तीन अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स ने किया है। तो ये जो किल का कावा कावा गाना है, वो हमने शाश्वत सचदेव सर के साथ मिलके बनाया। तो पूरा प्रोसेस है, उनके पास तो स्टोरी थी, मेरे को तो स्टोरी भी नहीं पता थी क्या है। जनरली मैं बताऊं तो मेरे को तो बस ये था कि एक पावरफुल गाना डिलीवर करना है। तो उन्होंने जैसा अपना आइडिया दिया, जैसा अपनी चीजें बना के मुझे समझाई, तो वो ग्रेजुअली चीजें होने लगी, और एक अच्छा गाना बन के तैयार हुआ, और अब धूम मचा रहा है, जैसा कि आपने कहा। है जी? सुधीर जी, अगर देखा जाए तो आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि फ्री है, जो कि लिबरेटेड है, और अगर हम देखेंगे तो कोई उसको बांध नहीं सकता। लेकिन आजकल है ना, एक स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक सिंगर है अगर बात की जाए तो उन्हीं की आवाज में जो है वैसे ही गाना चाहिए, वैसे ही चीजें चाहिए। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? मतलब इस सब चीजों से आपका काम पे असर नहीं आता क्या? मैं समझा नहीं, मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि मतलब अगर चलिए किसी मैं ने। खुल के, जी जी मैं खुल के बताता हूँ। आजकल ये मैं क्योंकि मैं काफी जो है सिंगर्स और इनके साथ बातचीत करी है मैंने, तो वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो स्पेशली एक ढांचा चाहते हैं कि अरिजीत सिंह जैसा गाओ। मतलब एक टैग, अरिजीत सिंह जैसा गाओ, अरिजीत सिंह जैसा गाओ। इनफैक्ट एक खुद जुबिन नौटियाल के इंटरव्यू में मैंने सुना है कि वो खुद कह रहे थे ये बात कि हमको प्रोड्यूसर्स ऐसा कहते थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये आप पर भी एक लेवल लगता होगा कि एक स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश जो टिपिकल होती है, जैसे बॉलीवुड में भी शाहरुख खान जैसा रोमांस करो, शाहरुख खान जैसा रोमांस करो, वैसा ही क्या आपको भी इस तरीके हाँ, की कुछ चीजों का सामना करना पड़ा है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, लेकिन यार आपका फिर यूनिकनेस कहाँ है? अरिजीत सर है, उन्होंने जो
बनाया है अपने आप को। आज प्रोड्यूसर उनकी डिमांड इसलिए करते हैं या उनके जैसा गाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जितनी जनता है, पब्लिक है, उस उनके दिलों पे घर किया हुआ है ना। वो कुछ भी गाते हैं, वो एवरेज हो चाहे वो बहुत अच्छा हो, वो हिट होगा। तो जी सबके दिमाग में ये मानसिकता फिट हो चुकी है ना। तो ये जरूर मतलब कि टूटना भी चाहिए। उनका जो लेवल है उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, लेकिन अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे सबका एक यूनिकनेस होता है। तो मैं कहूंगा कि मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि अरिजीत की तरह गाओ या जुबिन की तरह अच्छा। गाओ या किसी की तरह भी गाओ। मुझे तो मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तुम बहुत पावरफुल वॉइस के मालिक हो, तुमको बहुत खतरनाक आवाज मिली है, ये वो। तो दो तीन सिंगर्स अलग आ जाते हैं, जैसे कि सुखविंदर सर हैं। जी बॉलीवुड में उनका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई। जी। ना कैलाश होश सर, सोच। कैलाश खेर जी। कैलाश के मतलब ऐसे ऐसे जी सिंगर जो थोड़ा अपना फोकिश गाते हैं या जिनकी जी पावर है आवाज में, तो उनसे मेरे को कंपेयर किया जाता है जो भी है। लेकिन एट द एंड जब मैं गाता हूँ और जब गाना निकल के आता है तो कभी कोई कुछ ऐसा कह ही नहीं सकता कि ये किसी का कॉपी किया है या ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरी आवाज अपनी है। सुर तो वही है सबके, सुर तो जी सबने वही लगाने, लेकिन अपनी तरफ से कुछ जो है ना भगवान ने दिया है और कुछ आपकी एडिशनल चीजें हैं, वो तो आपकी खुद की हैं, उसको कोई नहीं बदल सकता। बस ये है कि वो एक क्लिक होने वाली बात है। जिस दिन आप हिट हो गए, जिस दिन आपका एक बड़ा गाना आ गया, बड़ा गाना इन द सेंस के गाने तो मेरे भी हिट आ रहे हैं, लेकिन जी। मुझे आज भी उस गाने की तलाश है जिसको मतलब कि पूरा हिंदुस्तान सालों तक गाए, मतलब कि हम्म, दशकों तक वो खत्म ना हो गाना। तो वो जी। एक गाना होता है, उसके बाद पब्लिक को आपकी आवाज की पड़ जाती है आदत। जो जो वेरी मेरी ट्रू। एक्सपीरियंस है ना, वेरी जो ट्रू। मेरा वेरी ट्रू। एक्सपीरियंस है। और उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गाते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हो चीजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। मेहनत आप पूरी करते हो, लेकिन यार गलती तो कोई भी करता है ना। कोई जी भी बड़े से बड़ा सिंगर गलती कर सकता है, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा मन चुके हैं, रम चुके हैं अपने काम के अंदर, कर करके। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको वो चाहिए क्योंकि पब्लिक को वो चाहिए। जी। सुधीर जी, आपकी सिंपल सी बात। रिहर्सल की अगर मैं बात पूछूं और हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहे, तो कितने घंटे की रिहर्सल होती है आपकी? आप खुद कितना रियाज करते हैं? थोड़ा सा वो दिनचर्या अपना बताइए ना। हाँ तो क्या होता है देखो, अगर मैं दिल्ली में जब था तब मैं ठीक से करता था रियाज। और मतलब ऐसा होता था कि एक प्रॉपर टाइमिंग होती थी। चलो उठ गए, थोड़ा आंखें खुल गई, उसके बाद बैठ जाओ, अपना गला गर्म कर लो वैसे। फिर आपकी जो क्या कहते हैं आपकी, जैसे लाइव शोज की प्लेलिस्ट है, कुछ हम्म, गाने आपने प्रिपेयर करने हैं या कोई नया नई चीज पे काम करना है, गला गर्म करने के बाद फिर उधर जाते हैं। लेकिन जब से हम्म, मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, बदल गई हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है ना, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स और जितने भी लोग हैं, जितने भी हम्म। म्यूजिशियंस हैं, बेसिकली उनकी क्रिएटिविटी जागती है शाम को 7-8 बजे के बाद। ठीक है, 7-8 बजे से लेके रात को 1 2 3 4 5, सुबह भी हो जाती है कई बारी, है जी ना। तो फिर उसके बाद जो रियाज का टाइम है वो सोने में जाता है। तो अभी जी सब कुछ डिफरेंट है। रियाज होता है चलते फिरते, इधर जाते हुए, लोकल ट्रेन में, ऑटो में बैठे हुए, है ना, ट्रेवल करते हुए, घर पे, या स्टूडियो में घुसने के बाद आप रियाज नहीं कर सकते, फिर आप डांट खाओगे। तो वैसा है। अच्छा। क्यों? हाँ, क्यों बोले, क्यों ज्यादा समय नहीं ले सकते हो आप। जी मतलब कि अगर कोई गाना आपके सामने, कोई ट्यून या कोई धुन आपको बताई गई कि भाई ये गानी है तेरे को, है ना, तो 5-7 बार सुन के फिर उसको डिलीवर करना है। जी और ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। मतलब पहले वाली जिंदगी में ऐसा नहीं था मेरी कि भाई मैं, मुझे किसी ने गाना सुनाया, 5-6 बार सुना और मेरे को अब माइक के पीछे खड़े होकर रिकॉर्ड करना है ना। ये अलग ट्रेनिंग है। अगर नहीं जी करते हो तो डांट खाते हो। तो अब जो जी। रियाज है और जो ये सब चीजें हैं, है ना, वो सब बदल गई है। अब ये सब चलते फिरते भी होता है, एक एक प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं होता है बेसिकली, है ना। अच्छा। इसकी कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, क्योंकि कई बारी हम ऑफ टाइमिंग काम करते हैं, बेकार रात रात में काम करते हैं ना। और कई कई बार रात भर काम करने के बाद 7-8 सुबह के बज जाते हैं सोते सोते। तो जी। सोओगे आप, फिर उसके बाद उठोगे 2-3 बजे, 4 बजे आपकी आंख खुलेंगी। तो वही समय हो जाता है फिर रियाज का, प्रैक्टिस करने का, अपनी प्लेलिस्ट सेटल करने का, अपना क्लासिकल वगैरह जो गला गरम करने का, वो सब।
तो जी डिफरेंट हो गया जी है यहाँ पे आने के बाद, बस ये है, थोड़ा जी अलग। जी। तो सुधीर जी, अगर बात की जाए तो आजकल एक एक जॉनरा है जो आपके जैसे सिंगर्स का है, जो बहुत एक मीनिंगफुल और एक बहुत ही अच्छा सा, एक सूदिंग आवाज वाला, जो मतलब मीनिंगफुल गाना बेसिकली लेकर आते हैं। एक जो खाली शोर मचाते हैं, जिसमें रैपिंग होती है, या फिर जिसमें जो है थोड़ी, मैं रैपिंग को पूरा नहीं कह रहा, मतलब इन द सेंस को, एक लड़की, दारू, शराब, ऐसी ही उनमें वर्डिंग्स होती हैं। क्या लगता है कि इंडस्ट्री, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं एक पतन की तरफ भी जा रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो उन जनता जो है, स्पेशली उनको तो बहुत ही ज्यादा, जो जो लड़की दारू वाले टाइप्स के गाने होते हैं, उनको बहुत ज्यादा वो उछाल मारती है और बहुत डिमांड रहती है। क्या क्या आपको कभी फेस किया है ऐसा कुछ कि हाँ ये सही बात कह रहे हैं? हाँ यार बिल्कुल, मतलब आप भी तो यार जनता ही देख रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हो ना, जी जी। तो ये कितना सब, दिल ये दुखता तो है, है ही। मैं जानना चाहता हूँ इन सब बातों से कितना दिल दुखता है, मतलब अगर एज अ पर्सन आपको इंडिविजुअल अगर ये सोचें तो आप। हाँ देखो, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बदल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और जैसा आपने कहा, रैप में कोई खराबी नहीं, रैप बहुत मतलब कि अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे हैं भी। जी। वो अलग बात है कि जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो सारा कमर्शियल तबके को मिल जाती है, क्योंकि राइट। उसमें हमारे डेली के यूज करने वाले स्लैंग्स होते हैं, जो हम बातचीत करते हैं ना आपस में यार दोस्त, जो हम्म। शायद मैं अभी भी आपसे वो बात, मतलब उस तरह से बात नहीं करूंगा उस स्लैंग में, है ना। हम्म जैसे अपने मुंबईया लोग, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भाई, हम्म मस्त सब हम्म। वैसा, है ना, माहौल होता है, तो वो वहां से उठा उठा के उसी का गाना बना देते हैं। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, विक्रम सर का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तीतर के हाँ आगे तो तीतर, तीतर हाँ, के टीचर के पीछे तो तो आगे तीतर। थे, बोलो कितने टीचर, हाँ। ये एक कहावत है, इस सॉरी, ये एक मुहावरा है, पता नहीं क्या है। मुहावरा है, जो टोटल तीन तीतर हैं। एक तीतर बोलता है, पीछे वाला तीतर बोलता है मेरे दो आगे तीतर, आगे वाला सबसे तीतर बोलते हैं मेरे दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, तो तीन हाँ, टोटली। ये गाना सुना है आपने, ये गाना भी है, जी 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 तीतर जी, के सुना है। आगे, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाणा वाला जो जाके है मन के भीतर। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी ऐसी चीजों का उठा के वो क्रिएट करते हैं और लोग उससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनकी आम जिंदगी है ना। लेकिन जो सभ्यता के साथ थोड़ा अच्छे शब्दों को पिरो के, है ना, वो सब चीजें करते हैं, तो उससे थोड़ा कम कनेक्ट करती है जनता। लेकिन जो जी। करती है वो बहुत बहुत मतलब कि पढ़ी लिखी, या कहूंगा कि जिनको बहुत ज्यादा कनेक्शन है, जो प्योरिटी है आर्ट की उसके साथ, है ना, जो जो स्वच्छता है। जी। आजकल तो प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, एक तो, है ना, मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और वो सब है, तो गायकी पे और इन सब चीजों पे जो टेक्निकलिटीज है उन पे सब ध्यान इतना कम देते हैं। तो ये वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो उनको एंटरटेन करती है, व्यस्त रखती है। लोगों की जिंदगी बड़ी परेशानियों भरी होती है, आपको पता है ना। हम्म। जो नौकरी पेशा इंसान है, जो सुबह जाता है शाम को आता है, उससे बोलो कि भाई ये प्यारा सा गाना सुन ले, बोलेगा हट ना, क्यों सुनना है प्यारा सा गाना, मुझे मजे मजे करने हैं। तो वो, जी। तो बेसिकली उसको मजे करने होते हैं, तो वो मजे करने के लिए ये सब चीजें सुनते हैं, और एक्चुअली जनता को ये चाहिए, इसलिए वो डिलीवर भी करते हैं। जितने भी म्यूजिक हम्म मतलब क्रिएटर्स हैं, जो म्यूजिक बनाने वाले रैपर्स हैं, हम्म कुछ बहुत ही बेहूदी चीजें होती हैं जो मुझे बहुत बुरी लगती है ना। हम्म सभी को लगती होंगी मेरे ख्याल से, है ना। हम्म। ज्यादातर नहीं लगती, लेकिन कुछ कुछ इतनी ज्यादा लिमिट से पार होती है आजकल तो। इंस्टाग्राम पे भी मतलब ऐसी चीजें खुलेआम चल रही है ना, नॉन वेजिटेरियन, एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्टली। क्या बोलते हैं उसको, अश्लीलता मांसा, है सॉन्ग में, बहुत ज्यादा अश्लीलता है। अश्लीलता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, अभी मैं अगर रिसेंटली बात, देख रहा था। जी सुधीर जी, बात करें, अगर ये बहुत ऑब्जर्व किया है मैंने, इसलिए मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट लेकिन जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, उनके ना विनर्स जो बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे विनर बन के उस समय उनका जादू चलता है, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आते हैं, वो मिजरेबली गायब हो जाते हैं, या फिर वो पता नहीं कहाँ होंगे, पता ही नहीं। जैसे इतने सारे, अभी फॉर एन एग्जांपल इंडियन आइडल है, कितने सीजन्स के कितने सारे उसके विनर्स हैं, वी हैव नो हम्म, आइडिया, जबकि उन्होंने इतना अच्छा शो जीता है, जनता के वोट से जीता है, लेकिन वो गायब बिल्कुल। क्यों हो जाते हैं, वो मुझे जानना है। देखो, दो अलग अलग तरीके हैं काम करने के।
एक है रियलिटी। क्या होता है ना कि जो आम बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी था, तो उनको ये रियलिटी शोज टीवी पे देख के, वो सब देख के ना ऐसा लगता है कि यार अगर हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पर हमने बड़े बड़े लोगों के सामने, क्योंकि जज भी तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, जो म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हैं, तो इनके सामने गाएंगे, ये हमें कमेंट करेंगे, ये होगा वो होगा, और हम पॉप बड़े पॉपुलर हो जाएंगे और ये सब हो जाएंगे, है ना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम पैसे भी आ जाएंगे, हमारा नाम भी हो जाएगा। तो ये जो मानसिकता बन जाती है ना, इसके चक्कर में लोग जाते हैं फंस। हम्म। मैं खुद फंसा हूँ, 19-20 बार फंसा मैं। तो मेरे को भी अच्छा। ऐसे लगता था, हाँ ये रास्ता है, ये रास्ता है, यहाँ से मिल जाएगा, तो वहां से मिलता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, एक साल में 4 रियलिटी शो आ जाएंगे, जी। और उसमें से मतलब कि टॉप 10 भी मान लो, अच्छे सिंगर अगर टॉप 10 भी हैं, तो 40 तगड़े सिंगर निकल गए एक साथ, हम्म। है ना। हम्म। और जो जीतने वाले हैं, तीन तीन तीन, 12 तो वो हो गए। जी। कितने लोगों को काम मिल सकता है, आप खुद बताओ। नहीं मिल वही। सकता। नहीं मिल सकता। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, अगर बॉलीवुड की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे और इतने बड़े बड़े सिंगर स्टैब्लिश्ड हैं, जो 15-15 साल से गा रहे हैं, उनका कोई तोड़ है ही नहीं। अब उनको कैसे रिप्लेस करोगे आप लोग यार। वादे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, दिखाए जाते हैं सपने, लेकिन पूरे नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई सबके खराब हो जाते हैं, लेकिन हाँ 90% के खराब हो जाते हैं। और जो दस 10% आठ है वही लकी है। वो वही लकी हैं, वो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो इससे मतलब रियलिटी शो से निकल के बाहर जाके खुद से काम करना शुरू करते हैं। वहां से कोई काम ओके। नहीं मिलता है, एक दो लोगों को छोड़ के ज्यादातर काम नहीं मिलता है। तो बाहर जाते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, खुद के से काम करते हैं, खुद से लोगों पे जा जाके गाने अपने सुनाते हैं, खुद से जाके स्क्रैचेस रिकॉर्ड करते हैं। तो उनका कुछ बड़ा भला हो जाता है। रियलिटी शो में आने वाले सिंगर्स बुरे तो नहीं होते, तगड़े तो होते हैं सारे, है ना, राइट छटके राइट आते हैं, राइट है ना। और राइट। जो मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि वहां पे जाके बदलते भी हैं लोग, वहां पे जाके जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बढ़ती भी है, लेकिन वो जैसे रियलिटी शो खत्म होता है ना, वो सपनों पे एक ठप्पा लग जाता है। उससे आगे क्या है आपको पता ही नहीं, आपको गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। अब आपको करना क्या है आगे, जाना किधर है, लाइव शोज कैसे मिलेंगे, इंडस्ट्री में गाना कैसे मिलेगा, अपना सिंगल कैसे रिकॉर्ड करना है, या आपके पास कोई गाना है तो किसी म्यूजिक लेबल के पास कैसे बेचना है, और वो क्यों बताएंगे तुमको। उनके पास ऑलरेडी इतने सारे टैलेंट पड़े हुए हैं, क्यों क्यों कोई क्यों करेगा तुम्हारे लिए। तो बेसिकली मैं 17-18-19 बार रियलिटी शोज में जाके, 3-4 बार टीवी में आके भी मैं सीख चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि रियलिटी शो सबके लिए नहीं होते हैं, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थे। मुझे तो लगता है कि मैं बेवकूफ था जो मैं वहां जाता था, और मुझे असली राह बाद में मिली रियलिटी शो के, और मुझे किसी ने नहीं दी, मुझे भोलेनाथ ने दी खुद ही, कि भाई तू निकल घर से बाहर जा, लोगों से मिल, सबको सुना अपनी आवाज, अपना टैलेंट दिखा, उसके बाद तुझे काम मिलेगा। तो एक समय के बाद मेरे दिमाग में रियलिटी शो गायब हो गए, मैंने अपने जिंदगी से ऐसे कट कर दिया उनको। मैंने कहा अब ओके। जिंदगी में कभी नहीं। मेरे पास हर साल कॉल आते हैं, बोलते हैं हमें आप तो खुद आ जाओ, या तो हमें सिंगर सजेस्ट कर दो। मैं बोलता हूँ ना ही मैं खुद आऊंगा, ना ही मैं किसी को सजेशन दूंगा। मैं सबको एक ही सजेशन देता हूँ, भाई खुद के ऊपर भरोसा करो, अपने टैलेंट पे काम करो, आजकल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। ठीक है, नॉन सिंगर्स भी सिंगर बने बैठे हैं, तुम तो फिर अच्छा गाते हो, तुम्हारा भी कुछ राइट ना कुछ हो ही जाएगा। तो सिंपल सी राइट। बात है। सुधीर जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। भोलेनाथ के साथ ये कनेक्शन कैसे बना, और कितना मतलब क्या भोलेनाथ आपको इंस्पायर करते हैं, या बचपन से, या ये म्यूजिक के दौरान हुआ, ये कनेक्शन कैसे हुआ? आ, ये कनेक्शन मेरी माँ की वजह से है। अच्छा। क्योंकि हाँ, मेरी माँ का मैंने जब शुरू से देखा है, मतलब जब से मैंने मतलब होश संभाला है, मुझे जब तक की बातें याद हैं कि मेरी मम्मी सुबह उठती हैं, है ना, तब घर के काम वगैरह करने से पहले झाड़ू बुहारी घर के आगे करके, है ना, नहा धो के पहले सबसे पहले एक लोटा जल लेके वो मंदिर जाएंगी, भोलेनाथ की सेवा करेंगी, फिर सबको आके प्रसाद खिलाएंगी, और सबका फिर रख रखाव देखभाल करेंगी, है ना, सबको स्कूल भेजना है, पापा को ऑफिस भेजना है, वो सब करना है ना। तो ये वहां से शुरुआत हुई मेरी माँ से। और अच्छा। उनको देखा देखी मुझे लगने लगा, फिर मैं पूछने लगा उनसे कि भाई कैसे हो सक मतलब कैसे, कौन है आप, क्यों करते हो ये सब। फिर उन्होंने हम्म। जितना वो जानते थे उन्होंने बताया। वो भी मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है,
उन्होंने भी कभी मतलब कि कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक है ना श्रद्धा है भोलेनाथ के लिए। और एक अलग तरह की भावना है जो मतलब कि कहते हैं ना कि भोलेनाथ सबके हैं, भूतों के नाथ, गंगेश्वर है, सर्पेश्वर है ना, करेक्ट। पशुपति नाथ है। वो महाकाल। यहाँ इस महाकाल है। तो महाकाल तो मतलब ये हो गया कि भाई वो जो काल से परे है ना, जिसका समय जी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो समय जी। से बाहर है, और वो समय में दखल भी नहीं देते, है ना। तो ये सब तो बाद में पता लगा, लेकिन बेसिकली मेरी मम्मी के थ्रू मुझे ये पता लगा कि भोलेनाथ सबको प्यार करते हैं, है ना, कोई भेदभाव नहीं है ना। क्यों मैं रहता हूँ कहाँ पे, अब नहीं रहता हूँ मतलब, रहता था दिल्ली में, एक जगह है हरिजन बस्ती, वजीराबाद। अच्छा। हाँ, हरिजन का तो मतलब सबको पता है क्या होता जी जी है जी ना, जो तो पूरी जी दुनिया का बोझ उठाने वाले लोग हैं वही। जी जी तो जी वो उस एरिया में मैं रहता था। तो उस अब तो नहीं होता है, उस समय में ऐसा होता था कि वो मंदिर में नहीं जा पाते थे बहुत सारे लोग, है ना। तो मेरी मम्मी समझाती थी, बेटा कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी आदमी है, ठीक है, वो प्रोपोगंडा है बहुत सारे दुनिया में, हम्म है, लेकिन भोलेनाथ सबको अपनाते हैं, सबको प्रेम करते हैं। उन्होंने असुरों को भी वरदान दिए हैं, है ना। और हम्म। और फिर वो असुर जिसको वरदान दिया उसने फिर देवताओं की वाट लगाई है। अभी विष्णु जी आए हैं बचाने के लिए। फिर विष्णु जी आए। खैर, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट में, विष्णु जी जी और भोलेनाथ एक दूसरे के पूरक है। तो जी। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भोलेनाथ विष्णु जी क्या सोच समझ के करते हैं चीजें, है ना, हाँ, कि भाई बैलेंस बने रहना चाहिए। वो बैलेंस बनाते हैं, करेक्ट। हाँ, भोलेनाथ तो भोले हैं, लेकिन वो तो वही आप इधर भी दे दो आशीर्वाद, उधर भी दे दो आशीर्वाद, सब जगह दे दो, बस सबका भला हो। वो वो प्रेम, जहां से उनको प्रेम मिलता है ना, जहां से उनको श्रद्धा मिलती है ना, वो उस तरफ चले जाते हैं, और वो बोलते हैं भाई तू, तुझे क्या चाहिए, तेरी किस्मत में नहीं भी है तो भी देंगे। हमने बहुत सारी कथाएं सुनी जी है ना। तो ऐसी कथाओं में हमने एक भील की कथा सुनी है, जिसने जी। भोलेनाथ के ऊपर चढ़ के उनकी पूजा करी। एक उनकी आ, पूजा करें। है ना, एक क्या कहते हैं, जो शिकारी होता है, शिकारी पेड़ पे चढ़ गया और गलती से उससे फूल गिर गए, भूल गिर और गए, वो करेक्ट। फूल वो प्रसन्न हो गए भोलेनाथ उसी से, और आ गए और बोलते हैं बता क्या चाहिए तेरे को, जी। है ना। तो छोटी छोटी चीजों से भी भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। तो बेसिकली अपना मन साफ करके उनको कुछ भी मांगो वो आपको देंगे। आपको राइट। उस दिशा में मेहनत नहीं छोड़नी है, दैट्स इट। मेरी मम्मी ने सिखाया, उसके बाद मैं थोड़ा जानता गया, जानता गया, जानता गया, कथाएं सुनता गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह की। तो मुझे मुझे प्यार, एक्चुअली में प्यार होने लगा उनसे। तो अब मैं अच्छा। क्या ही हूँ, मतलब मेरी क्या ही बिसात है, बट हाँ, भोलेनाथ से कनेक्शन बहुत तगड़ा है। और मेरे को यहाँ तक लाने वाले और यहाँ से आगे ले जाने वाले भी वही। बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आपके साथ बात करके, लेकिन समय की थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि समय ज्यादा निकल रहा है। तो थैंक यू सो मच सुधीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम यही चाहेंगे कि आपके हर एक गाने जो हैं हिट हो, सुपर हिट हो, और लोग जो हैं आपको सदियों सदियों तक याद रखें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया, धन्यवाद आपका।